नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की कक्षा से इतर हट के एक नई कक्षा प्रारंभ किए हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की हमारी कक्षा होगी। पूरा सिलेबस होगा, 23 से 24 चैप्टर होंगे। सब चैप्टर में जितने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस चैप्टर से उन सबका समावेशन तो रहेगा ही, उसके साथ ही साथ जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है उन प्रश्नों को भी हम साथ लेकर पढ़ेंगे। यह जो हमारी कक्षा होगी आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, वो पीसीएस चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो या अदर स्टेट किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का परीक्षा हो, उसके लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई बातें होंगी वो इसमें रहेगा। एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, एसएससी, सीपीओ, पुलिस, एसआई, यूजीसी नेट, टेट, मतलब राज्य व्यवस्था से जुड़े उस सब्जेक्ट, उस लेसन से जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का समावेशन है एक लाइन में। ये मानिए, अगर आप इस प्रश्न को बार बार 2-3 बार सॉल्व कर लेते हैं तो यह आपके लिए उपयोगी होगा। जो हमारी पूरी कक्षा होगी उसमें 600 से ज्यादा एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, मतलब जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है संविधान की विकास यात्रा, जर्नी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दे दिया गया है ताकि अगर किसी को पीडीएफ निकलवा के और आंसर लगाना हो, सॉल्व करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। हम इस प्रश्नों को आइए सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट, जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, उसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि एक कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। इलिजा एम्पे जिसके मुख्य न्यायाधीश बने, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई, प्रश्न यह पूछता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चूंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापना की गई थी, लेकिन किस वर्ष स्थापना की गई। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, 1773, 1775, 1774 और 1784। तो हमारा विकल्प बी सही है। हमारा विकल्प बी सही है, 1774। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी, उस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में वर्ष 1774 में हुई, 1774 में हुई। इलिजा एम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश थे, इलिजा एम्पे। आज का अगला प्रश्न, किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न यह पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अंशतः व पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त किया गया था। अंशतः मतलब थोड़ा बहुत, पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से। तो इसमें 2 प्रश्न है। अब देखिए, पहला क्या है अंशतः, दूसरा क्या है पूर्णतः। तो जो वर्ष होगा वह अंशतः वाला पहले, उसके बाद पूर्णतः वाला। जैसे 1813 का जो हमारा अधिनियम था, 1813 का जो अधिनियम था उसके द्वारा कंपनी के अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया था। आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, आंशिक रूप से। चीन के साथ चाय, ये जो एकाधिकार अभी कंपनी का बना रहा, लेकिन 20 वर्ष बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आया, उसके तहत कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। आंशिक रूप से कंपनी के एकाधिकार को वर्ष 1813 में समाप्त किया गया था और पूर्णतः 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 4 विकल्प दिए गए हैं। अब देखिए, अगर यही विकल्प ऐसे दे दिया गया होता 1833 व 1813, तो ये विकल्प गलत रहता। क्यों? क्योंकि पहले अंशतः की बात किया गया है, आंशिक की बात किया गया है, उसके बाद पूर्णतः की बात किया गया है। तो जैसे जैसे इसमें बात किया गया है वैसे वैसे हम बात करेंगे। तो हमारा विकल्प पहला सही हुआ। 1813 में कंपनी के एकाधिकार को अंशतः या आंशिक रूप से खत्म किया गया था और 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था?
बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बार बार पूछा जाता है। 4 विकल्प है, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मैकाले। तो हम जानते हैं कि प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया था वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन को स्टेबल किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? जो हमारा राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 143 के तहत। तो वह किस अधिनियम से प्रेरित है? मतलब जो पूर्व में जो अधिनियम थे उसमें किस अधिनियम में राष्ट्रपति को अध्यादेश, उस समय राष्ट्रपति नहीं था, उस समय वायसराय होते थे। तो 4 हमारे विकल्प हमारे सामने हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो हम जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा या उसी के आधार पर वर्तमान में हमारे संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 2 अनुच्छेद है, 143 या 341। आप लोग आंसर दीजिएगा और बताइएगा, इसका उत्तर आप दीजिएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 को के 2/3 जो उसमें बातें कही गई थी, लगभग 2/3 चीजों को हमारे संविधान में हूबहू या उसको आधार मानकर ला दिया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में 2/3 हिस्सा, इसका 2/3 हिस्सा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ला दिया गया है। अब देखिए क्या है अगला प्रश्न, क्या है? सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम के द्वारा लाई गई? प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, समझिए इसको। मतलब जो सरकारी सेवाएं होती थी उसमें नाम मनोनीत करके पदों को भरा जाता था, लेकिन सरकारी सेवाओं में जो नामजदगी का सिद्धांत समाप्त करके कंपनी के महत्वपूर्ण जो पद होते थे को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम के द्वारा लाई गई? कि मतलब प्रतियोगी परीक्षा होगी, उसमें जो पास होगा, जो इस समय होता है, और उसको उस पद पर, उस सरकारी पद पर सुशोभित किया जाएगा, वो उस पद के लायक होगा। 4 विकल्प है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम और 1833 का चार्टर अधिनियम। तो धीरे धीरे सुधार आना चालू हो गया। 1813 में कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया। उसके बाद 1833 में कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो हमारा चार्टर अधिनियम आया 1853, उसके द्वारा जो सरकारी पद थे नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त करके प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी पदों पर चयन की व्यवस्था को लागू किया गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 1853 का चार्टर अधिनियम। आगे बात करते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से जाना जाता है? 4 विकल्प हमारे सामने हैं, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम और 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो हम जानते हैं कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम हुआ उसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया। हमारा आंसर कौन सा होगा? 1892 का भारत परिषद अधिनियम है। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। पहले 1 सदन होता था, अब 2 सदन। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उसी की बात कर रहा है कि भारत में किस अधिनियम के द्वारा पहली बार जो विधायिका थी उसको द्विसदनीय बनाया गया। तो 4 विकल्प, 1909 के भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो हम जानते हैं कि भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो
जो हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम था, उसी के द्वारा भारत की विधायिका को द्विसदनीय प्रथम बार बनाया गया। कौन सा अधिनियम? 1919 का जो चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम था, उसके द्वारा प्रथम बार भारत की विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया 1919। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य कौन थे? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, कई बार पूछा जाता है। चूंकि BN राव भी थे संविधान सभा के सलाहकार, BN राव। 4 विकल्प सामने दिया गया है, BN राव, BR अम्बेडकर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तेज बहादुर सप्रभु। तो हम जानते हैं कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यकीन मानिए, अगर आप इन प्रश्नों को हल करेंगे तो परीक्षा में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आपके प्रश्न गलत होने की संभावना शून्य रहेगी। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो 4 विकल्प, 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 1909, जो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। आगे अगला हमारा प्रश्न, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन कहलाते हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कहलाते हैं लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिंटो, हेस्टिंग, लियोनेल कर्टिस। कई लोग मार देंगे ऑप्शन वारेन हेस्टिंग को या मैकाले को, लेकिन आपको जो जनक की बात कर देगा, ड्यूल सिस्टम, ड्यूल गवर्नेंस की बात करेगा, द्वैध शासन की बात करेगा, स्टेट में प्रांतों की बात कर रहा है, सेंट्रल की बात नहीं कर रहा है, उसको ध्यान में रखिए। तो कौन है? हमारे लियोनस कर्टिस। लियोनस कर्टिस को प्रांतों में द्वैध शासन के का जनक माना जाता है। इसमें 4 विकल्प इधर दिए हैं, 4 इधर दिए हैं, सूची 1 में, सूची 2 में मिलान कर देना है सही सही। 4 प्रश्न हैं, ऐसे मानेंगे। अगर ऑप्शन बेस पे आएगा तो 8 प्रश्न हो गए। तो आइए देखते हैं, नियंत्रक परिषद की स्थापना कब हुई थी? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा नियंत्रक परिषद की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, आपको पहला ही हमारा प्रश्न था कि भारत में कलकत्ता में 1773 के अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन उसकी स्थापना कब हुई? 1774 में। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति कब मिली? इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा मिली। इसका मतलब क्या हुआ? पहले कंपनी के शासन को जब आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया 1813 में, तब आंशिक रूप से समाप्त किया गया, तो कुछ कार्य तो कोई करेगा ही। तो वही जो इंग्लिश मिशनरियां आ गई थी, इंग्लैंड के लोग आ गए थे, वहां की मिशनरी आ गई थी, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था आ गई थी, वह अब जो कंपनी का एकाधिकार था उसको आंशिक रूप में तब्दील करके जो कार्य बचा था, जो कार्य मतलब हटा दिया गया था, उसको कंपनी की मिशनरी आ गई। तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा मिला था। अगला विकल्प, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा हुआ। तो नियंत्रक परिषद की स्थापना कब हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियां भारत में कब काम करने लगी? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। 2 1 3 4 बी ऑप्शन। अच्छा प्रश्न, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से, 1935 के भारत शासन अधिनियम से, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। तो जो बाल्कन प्लान था वह भारत की स्वतंत्रता जो थी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित था। हमारा विकल्प डी सही है। अगला, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सर स्टोफर्ड क्रिप्स,
लॉरेंस, रेडक्लिफ और माउंटबेटन। तो रेडक्लिफ जो थे उसने सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी। सीमा आयोग की स्थापना दो देशों के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा होता है उसके बंटवारे के लिए रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया था। दोबारा सुनिए, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में की गई थी? रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग क्या होता है? जो अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है, अर्थात दो देशों की जो सीमा होती है उसका डिवाइडेशन करने के लिए, उसको बांटने के लिए, उसका बंटवारा करने के लिए या उसमें समझौता लाने के लिए, जो भी आप कहिए, किसकी अध्यक्षता में? रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन हुआ था। भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति मिली। बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। पहले बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति हुई, उसके बाद बहस करने की शक्ति हुई। तो देखिए, धीरे धीरे 1813 से जब इंग्लैंड की मशीनरियां भारत में आने लगी, तब से धीरे धीरे जो सुधार होने वाली व्यवस्था थी या भारतीय लोगों को थोड़ा हक दिया जाने लगा कार्य करने में, शासन व्यवस्था में, परीक्षाओं में। तो वही बात कर रहा है कि किस शासन अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। चार हमारे विकल्प है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो हम जानते हैं कि प्रथम बार भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दिया गया। विकल्प डी हमारा सही है। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल। कई लोग गलत कर देते हैं, स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम, प्रथम और अंतिम मतलब जब भारत हमारा देश आजाद हुआ तो एक ही गवर्नर जनरल हुए, वही पहले हो गए, वही अंतिम हो गए। प्रश्न घुमा के पूछता है, तो इसमें दो प्रश्नों को एक ही साथ ले लिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एक पहला प्रश्न हो गया, और दूसरा अगर प्रश्न आप देखना चाहें तो देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये दोनों लोग तो थे ही नहीं, इन दोनों में कंफ्यूजन है आप लोगों को। तो यह जानिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। 16 भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इसमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। शक्तियों का विभाजन अर्थात विकेंद्रीकरण की व्यवस्था आज भी भारत में है। जो पंचायती राज व्यवस्था है वह विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर आधारित है। विकेंद्रीकरण मतलब जो शक्तियां हैं वह केंद्रीकृत न होकर उसका बंटवारा कर दिया जाए, कुछ शक्तियां कुछ लोगों के अधीन कर दी जाए। वही बात कर रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, डिवाइडेशन ऑफ पावर्स, किस उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 बिल्कुल नहीं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इस पर भी नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जो शक्तियों का विभाजन था केंद्र और राज्य में, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आया गया था, आधारित है या लागू है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? सर्वोच्च न्यायालय और संघीय न्यायालय में अंतर है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गई थी, लेकिन संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 बिल्कुल नहीं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसके द्वारा भी नहीं की गई थी। भारत शासन 1919 इसके द्वारा भी नहीं की गई थी। उपयुक्त रूप से 1935 के द्वारा की गई थी संघीय न्यायालय की स्थापना 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। इसलिए से उपयुक्त में से कोई भी विकल्प हमारा सही नहीं। स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है? संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान पालिका को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी। किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। इस समय अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा
भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा भारत में कंपनी के शासन से ताज का शासन हो गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। वही अंशतः की बात कर रहा है, आंशिक रूप से। तो हमारा चौथा या पांचवा प्रश्न था 1813 का चार्टर अधिनियम, 1818 का भारत शासन अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो जो 1813 का चार्टर अधिनियम था, इसके द्वारा चीनी तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1833 में इसको भी समाप्त कर दिया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। बर्मा वर्तमान में उसका नाम म्यांमार है। बर्मा पुराना नाम, अभी वर्तमान का नाम म्यांमार है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत बर्मा से अलग हो गया। 4 विकल्प दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत को बर्मा भारत से अलग हो गया, या भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? मतलब इसमें से 3 लोग थे, 1 लोग नहीं थे, उसका नाम जान लेते हैं। सी राजगोपालाचारी, ये भी सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे। एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन यह नहीं थे। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? बजट भारत में किस वर्ष चालू किया गया? ब्रिटिश काल की बात कर रहा है। 4 विकल्प है, 1860, 1846, 1857, 1866। तो जो वर्ष 1860 में भारत में ब्रिटिश शासनकाल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। 1860 में ब्रिटिश काल में भारत में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? बिल्कुल नहीं। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है? बिल्कुल ये भी नहीं बात है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई? ये भी नहीं है। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख सोर्स है। बताया ही गया कि हमारे संविधान में लगभग 2/3 हिस्सा 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से अर्थात भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है, या उसको आधार मानकर हमारे संविधान में उसको उल्लिखित किया गया है, उसको स्थान दिया गया है। अगला, पहला विकल्प सही है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध सरकार शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, केंद्र को द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो हमारा पहला विकल्प सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और तीसरा विकल्प, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। वही केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा की बात कर रहा है। तो हमारा विकल्प 1 और 3 सही है। आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित व जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित किया जाना। तो जो विकल्प 1 है, देश के लिए लिखित संविधान, यह भारत शासन अधिनियम 1935 का में नहीं था। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हुआ? पहला। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब जो कुछ भी है उसको सेटलमेंट कर दिया जाए, वैसा अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था।
तभी ना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जो बातें होंगी, विवाद होंगे, उसमें न्यायाधीश बैठेंगे, विवादों का निपटारा करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा सही हुआ? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था, उसके प्रमुख 3 सदस्य कौन थे? सर जॉन, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स। अगला ऑप्शन अलेक्जेंडर पार्क, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पैथिक है, और लॉर्ड मैकाले, स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड मैकाले, अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। विकल्प हमारा डी सही है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य भी सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था? मुस्लिम लीग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश के बंटवारे में भी। कौन नेता था जो सम्मिलित नहीं हुआ था? उसकी बात कर लेते हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल, गजाफर अली खां, लियाकत अली खां, रफी अहमद किदवई। तो जो रफी अहमद किदवई थे या मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। अगला लिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजेंद्र प्रसाद, जान मथाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वही बात कर रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। यह रही भारतीय संविधान की विकास यात्रा, द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यह ऑब्जेक्टिव टाइप कक्षा कैसी लगी? इसके प्रश्नों की गुणवत्ता को देखिए, आए हुए प्रश्न भी है, और जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा, चाहे वो आईएएस की हो, पीसीएस की हो, नेट की हो, टेट की हो, पुलिस की हो, एसआई की हो। आपको यह कक्षाएं हमारी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। और अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो चैनल से जुड़े और लोगों को भी जुड़े। हमारी यूपी स्पेशल वाली भी कक्षा लगातार चल रही है, लगातार चलती रहेगी। पॉलिटी की भी कक्षा चल रही है, उसके बाद हिस्ट्री की बात करेंगे, उसके बाद साइंस एंड टेक। हम लोग एक यह चाह रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी हो, लेकिन पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करें। तो प्रश्न को इसी क्रम में सॉल्व किया जा रहा है। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।